हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक प्यारा सा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लास 11th का ये चैप्टर है जिसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ में आना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। चलिए मैं एक कोई भी जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूं। मतलब एक रिएक्शन मैंने कंसीडर कर ली, ए प्लस बी मिलके क्या बन रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब आप ए और बी की रिएक्शन करा के सी बना रहे होंगे तो इनिशियली आपके पास ए और बी होगा, मतलब ए और बी का अमाउंट होगा। और जैसे जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, ए का अमाउंट घटने लगेगा, बी का अमाउंट घटने लगेगा और ए और बी मिलके सी का अमाउंट बढ़ाने लगेंगे। ये तो किसी भी जनरल रिएक्शन के बारे में मैं ये बोल सकता हूं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ऐसा खास क्या है? देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में खास ये है कि जैसे ही यहां पर सी का फॉर्मेशन हो चुका होगा, जैसे ही थोड़ा सा सी बन जाएगा, वापस से सी टूटने लगेगा ए और बी के अंदर। मतलब वापस से सी से ए और बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है। मतलब यहां पे ए प्लस बी से सी का भी फॉर्मेशन होगा और आफ्टर सम टाइम सी, मतलब थोड़े ही टाइम बाद सी से वापस से ए और बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों चीजों को मैं कंबाइन करके ऐसे लिखूंगा कि ए प्लस बी से तो भाई सी का फॉर्मेशन हो रहा है और वापस से सी टूट रहा है ए प्लस बी के अंदर। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को और ये वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन को। ठीक है जी, तो देखिए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को आपको दिखाना है तो आपको इस सिंबल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ए से बी लिख दिया, तो यहां पे मेरा मतलब क्या होगा कि ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और वापस से बी टूट जा रहा है किसमें, ए के अंदर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में मिक्स करके रिएक्ट कराई। ठीक है, अब अमोनिया का फॉर्मेशन होने लगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाने लगे। अब होगा क्या, थोड़े ही समय बाद अमोनिया वापस से टूटने लगेगा किसके अंदर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जैसे ही अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा वो वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे भी ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में चल रही है, इसलिए हम इसको कैसी रिएक्शन बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप लोग लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में कि ऐसी रिएक्शन होती है जो दोनों दिशाओं में प्रोसीड करती है। मतलब फॉरवर्ड भी चलती है ये रिएक्शन, आगे भी जाती है और बैकवर्ड भी चलती है, पीछे भी आती है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा होगा और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट में टूट जा रहा होगा। रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे एंड साइमल्टेनियसली, देखिए एक साथ ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे ही रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तुरंत ही प्रोडक्ट वापस से ब्रेक हो जाएगा रिएक्टेंट के अंदर। तो साइमल्टेनियसली रिएक्शन आगे भी चल रही होती है और पीछे भी चल रही होती है। ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए ये तो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में सारी चीजें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, ये भी देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। यहां पर तो समझते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब देखिए अगर मान लीजिए ए प्लस बी से हमने सी का फॉर्मेशन कर दिया और अगर सी वापस से ए और बी में ना टूट पाए, मतलब ए और बी मिलके तो सी बना दें लेकिन सी वापस से ए और बी में ना टूट पाए, तो ये वाली रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन होगी। मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिएक्शन। रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट वापस से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहां पर। तो रिएक्शन एक ही दिशा में फ्लो कर रही है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और HCl को अगर मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे मिलने वाला है NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl रिएक्ट करके ये दे रहे हैं। बात समझ में आई आपको? अब ये रिएक्शन वापस से, मतलब NaCl में अगर मैं पानी मिला दूं तो NaCl में पानी मिलाने पर NaOH और HCl नहीं बनने वाला, मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में तो फ्लो करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि NaCl और वाटर मिलके NaOH प्लस HCl बन जाए, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ये देखिए, ये रिएक्शन एक ही दिशा में फ्लो कर रही है, इसलिए ये वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए कुछ एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं। जितनी भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, वो कैसी होंगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगी। एसिड और बेस मिला दें अगर हम, तो एसिड और बेस वाली रिएक्शन जो होने वाली है वो कैसी रिएक्शन होने वाली है? इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। या मैं कंबशन का एक एग्जांपल ले लूं, तो कंबशन भी कैसा होने वाला है? इरिवर्सिबल होने वाला है। बात समझ गए? मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने कोयला जलाया, कोयले से राख बन गई और वापस से राख से कोयला बनने लगा। वही तो कंबशन की बात कर रहा हूं। तो कंबशन तो वापस लौट के नहीं आने वाला, मतलब कोयला से जो राख बन चुका है वो राख से वापस से कोयला तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे वापस से कंबशन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एसिड और बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बना है, वापस से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सॉल्ट और पानी मिला दूंगा तो मुझे एसिड और बेस मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं होने वाला कि प्रेसिपिटेट बन गया तो वापस से प्रेसिपिटेट जाके सॉल्यूशन में कंबाइन हो रहा होगा और वापस से रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को आप बेहतर तरीके से समझेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। इरिवर्सिबल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक पॉइंट, अगर आप देखिए कॉपी पेन लेके अगर लिख रहे हो तो आपको जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको उन्हें नोट डाउन करते चलना पड़ेगा। चैप्टर अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको आगे भी ये चैप्टर हमेशा समझ में आता रहे और क्वेश्चंस इसके सॉल्व होते रहे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही डील करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि होता क्या है इक्विलिब्रियम। मतलब नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये चीज देखने वाले हैं हम लोग। अब चलिए रिएक्शन समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, A प्लस बी मिलके क्या बन गया? C, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो तुरंत ही C भी टूटने लगा होगा A और B में, है ना। अब देखिए इनिशियली क्या होगा, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A प्लस बी मिलके तेजी से C का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन C उतनी तेजी से A और B में नहीं टूट रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? C का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? एक सेकंड में हो सकता है C के 5 मोल बना दिए जाएं A और B द्वारा, और उसी एक सेकंड में 1 मोल टूट जाए C का, क्योंकि बैकवर्ड इस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो बहुत कम है। तो इस डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अगर कम है तो पर सेकंड C के कम मोल टूटेंगे, मतलब फॉर्मेशन ज्यादा होगा। एक सेकंड में अगर एक सेकंड का टाइम इंटरवल लूं मैं, तो C का अमाउंट जो फॉर्म हो रहा होगा वो ज्यादा होगा, है ना। C का जो अमाउंट जो फॉर्म हो रहा होगा वो ज्यादा होगा कंपेरेबल टू C का अमाउंट जो डिकम्पोज हो रहा है। तो इफेक्टिवली इनिशियली C की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, है ना। एंड A की कॉन्सेंट्रेशन घट रही होगी, B की कॉन्सेंट्रेशन भी घट रही होगी। तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन घट रही होगी, C की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती रहेगी। अब देखिए आफ्टर सम टाइम क्या होगा कुछ समय बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका होगा रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन के, तो कुछ समय बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो बराबर हो चुका होगा। मतलब मैं यहां से कहना क्या चाह रहा हूं कि जितनी तेजी से सी बन रहा था उतनी ही तेजी से सी अब डिकम्पोज होने लगा। मतलब एक सेकंड में अगर 5 मोल सी के बन रहे हैं तो उसी एक सेकंड में 5 मोल सी के टूट भी जा रहे हैं। इसका मतलब अब क्या सी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? मान लीजिए 25 मोल बन चुके हैं सी के, सी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती गई तो सी के 25 मोल आपके पास हैं। अब क्या हो रहा है, अगले एक सेकंड में सी के 5 मोल बने और सी के उसी एक सेकंड में सी के 5 मोल टूट गए। तो अब एक सेकंड बाद अगर आपसे पूछी जाए कि सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी तो आप क्या बोलोगे? जितने पहले मोल से उतने ही रहेंगे। मतलब अब इसके बाद आफ्टर दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट से मतलब है अभी मेरा, है ना, कि जी सी के जितने मोल बन चुके होंगे। आफ्टर दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मतलब मैं यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं मोल्स ऑफ सी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सी के मोल कांस्टेंट हो गए। अब देखिए अगर सी के मोल नहीं बढ़ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि ए और बी के भी मोल कांस्टेंट हो चुके होंगे, क्योंकि जितना ए और बी टूट के सी बना रहा है उतना ही सी वापस से टूट के ए और बी बना दे रहा है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ समय बाद फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुकी होगी और यहां पर सी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका होगा। मतलब देखिए अब ना तो ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ना ही बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ना ही सी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, क्या ये रिएक्शन बंद हो गई है? मतलब हमें तो ऐसा दिख रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, उसका भी चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अपने आप से पूछो, क्या ये रिएक्शन बंद हो चुकी है? तो नहीं, ये रिएक्शन बंद नहीं हो चुकी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि ए और बी जितने रेट से कंबाइन करके सी बना रहे हैं उतनी ही रेट से सी वापस से ए और बी में टूट जा रहा है। तो यहां पे रिएक्शन तो प्रोसीड करती रहती है, लेकिन ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और सी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर। बात समझ में आई आपको? मतलब इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री क्या है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, है ना, पहले रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, पहले रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, एक समय क्या आएगा, दोनों का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब तो ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो उसी समय को हम बोलेंगे कि अब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो जिस समय ए बी सी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी होगी उस समय मैं बोलूंगा कि अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। दूसरी बात यह है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन आ तो गई लेकिन रिएक्शन बंद नहीं हुई है। ए बी सी की कॉन्सेंट्रेशन भले ही चेंज नहीं हो रही है लेकिन अभी भी रिएक्शन फ्लो कर रही है, तो इसी इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं करता है, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे समझ लीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब यहां पर। तो आगे हम लोग देखते हैं, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूं। एक एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस तरीके से कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि मैंने पानी लिया और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो H2O लिक्विड लिया, कुछ समय बाद वो वेपर फेस में आ जाएगा,
मतलब H2O गैसेस फॉर्म में हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम इस रिएक्शन का भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब यहां पे सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है, यहां पर सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है और यहां पर H2O अपनी एक फेज से दूसरी फेज में आ रहा है। तो अब मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम दो प्रकार से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें सिर्फ फेस या स्टेट चेंज की बातें कर रहे होंगे हम लोग, ओनली फेस चेंजेस। फेस चेंजेस बोलने का मतलब है स्टेट चेंजेस, सब्सटेंस चेंज नहीं होगा। पानी है तो पानी ही रहेगा बट उसकी स्टेट चेंज होने वाली है, यहां पे लिक्विड से गैसियस फेस में आ गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा होगा व्हेन वन सब्सटेंसेस changes to other substances। ठीक है, तो यहां पे हमने ये वाला इक्विलिब्रियम एक देखा और यहां पे ये वाला इक्विलिब्रियम। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस कैटेगरी में, जैसे मैंने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में और उसको फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम वो सॉलिड की स्टेट में आ जाएगा, मतलब आइस के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए पानी और आइस के बीच में मीन्स वाटर बोले तो लिक्विड और सॉलिड फेस में क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जा रहा है। तो ये भी इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वाटर दोनों ही जगह है, रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, बट उसकी फेस चेंज है। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, तो ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को मैं केमिकल इक्विलिब्रियम बोलूंगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा, तो ये भी एग्जांपल में PCl5 एक अलग कंपाउंड है और PCl3 Cl2 एक नए कंपाउंड्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी ये केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि दो तरीके के इक्विलिब्रियम देखे जाएंगे, वन विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में वापस से मैं आपको ये बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली रिएक्शन ली, हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करके HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनिशियली हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट करेंगे और HI की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। आफ्टर सम टाइम ना तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही होगी, ना आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही होगी, ना ही हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही होगी, और उस समय हम बोलेंगे कि उस समय क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है रिएक्शन का, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हम यहाँ पर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझते हैं कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो हमने बात कर ली है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा। तो सही बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको टेम्परेचर रिएक्शन का कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर के अंदर चेंज करने लग रहे हैं तो हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे होंगे तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखकर बात करेंगे, मतलब टेम्परेचर को वेरी नहीं कराया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। हर पॉइंट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट करके लिखेंगे। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पहला कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of product becomes constant at constant temperature। जब भी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है तो इक्विलिब्रियम पर
एट इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बोलने से मेरा मतलब है मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो कांस्टेंट हो चुकी होगी। चलिए एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं इसमें। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के मैंने अमोनिया बनाया। स्टार्टिंग में मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन x थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन y थी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। कुछ समय बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी और मान लो वो चेंज हो गई x डैश। कुछ समय बाद इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन घट चुकी होगी और उसकी कॉन्सेंट्रेशन अब हो चुकी है y डैश। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी होगी और मैं इसको बोल रहा हूँ z। मान लीजिए इसी टाइम पर, इस टाइम के बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है, मतलब अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि एट दिस टाइम इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इस समय इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर मैं टेम्परेचर वेरी करा दूंगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से चेंज होना स्टार्ट कर जाएगी, है ना। इस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसका कहने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के जितना अमोनिया इस समय बना रहे होंगे उतना ही अमोनिया वापस से ब्रेक होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस समय अब ना तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ना ही हाइड्रोजन, ना ही अमोनिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे होंगे तो इस तरीके से एक ब्रैकेट बना देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बिकम्स कांस्टेंट, वो हो जाएगा कांस्टेंट और वो चेंज होना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। चलिए अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उसके लिए आपको कंटेनर को क्लोज रखना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है कि जब भी आप चाहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो, और पहली बात तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अचीव होगा। रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तभी केमिकल इक्विलिब्रियम आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होना चाहिए और वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज achieved in closed container। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंटेनर को क्लोज रखना पड़ेगा। जैसे यहां पे समझते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने दो गैसेस मिक्स कर दी, वो गैसेस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने मिक्स करके हीट करना चालू कर दिया, मतलब इनकी रिएक्शन करानी आपने चालू कर दी। फिर कुछ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के और कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंबाइन होकर अमोनिया बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही अमोनिया बन जाएगा तुरंत वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटने लगेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो चुका होगा। तो इसी टाइम पे इक्विलिब्रियम आ चुका है केमिकल रिएक्शन का, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ चुका है। कुछ समय बाद अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं तो इस कंटेनर में कुछ समय बाद नाइट्रोजन भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन भी मिलेगा और अमोनिया भी बन चुका होगा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसी कंटेनर को ओपन कर देता तो जैसे ही अमोनिया बन रहा होता तो वो एस्केप कर जाता, है ना। जैसे ही अमोनिया बन रहा होता तो वो एस्केप कर जाता, नाइट्रोजन भी एस्केप कर जाता, हाइड्रोजन भी एस्केप कर जाता। तो हम यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें नहीं कर पाते, क्योंकि अमोनिया को वापस से टूटना पड़ेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। समझ रहे हैं आप बातों को। तो ये अमोनिया जब टूटेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तो इस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि अमोनिया तो एस्केप कर रहा है, अमोनिया बाहर चला जा रहा है।
तो इसलिए अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कराना चाहते हैं तो आपको कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज रखना पड़ेगा। तो अगर कंटेनर क्लोज है तो गैस के केस में वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अगर गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट है आपके पास और केमिकल इक्विलिब्रियम आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक, देखिए गैस के साथ ये बात है कि गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं वो गैस का वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज प्रेजेंट। तो यहां पर मान लीजिए इस कंटेनर में गैस पड़ी हुई है तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम और अमोनिया का वॉल्यूम तीनों ही कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब तीनों का वॉल्यूम बराबर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी बात की है यहां से मैं ये बोलना चाहता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम तो क्लोज कंटेनर कंटेनर में आप अचीव कर ही रहे हो, संग संग वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ये ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनका इन सब का यूज पड़ेगा धीरे धीरे तो हम देख लेंगे क्या यूज। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम either of the side either of the side of reaction। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर में कराई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके अमोनिया बनाया। मतलब स्टार्ट किया मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके रिएक्शन को। अगर मैं अमोनिया लेके रिएक्शन स्टार्ट करता तो क्या होता, तो भी क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता था, ये पूछा जा रहा है। तो यस, बिल्कुल हो सकता था, फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनिशियली लेकर स्टार्ट करिए रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, या आप अमोनिया इनिशियली लेकर स्टार्ट करिए क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, दोनों ही साइड में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट अपना। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम में। एट केमिकल इक्विलिब्रियम rate of forward reaction equals to rate of backward reaction। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ए से बी तक, तो स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ ए है और रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया तो ए बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा हम पिछली कई बार ये बोल चुके हैं कि जैसे ही बी बनेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, साइमल्टेनियसली बी डिकम्पोज भी होना स्टार्ट कर देगा। तो इन स्टार्टिंग, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, मतलब ए के टूटने का जो रेट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई है उसके जस्ट थोड़े समय बाद की बात हो रही है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन, दिस इज कंजम्पशन, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज मोर देन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। मतलब कहने का मतलब है, या मैं ऐसे बोल दूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी के बनने का जो रेट है स्टार्टिंग में वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, मतलब बी के खत्म होने के रेट से। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी राइज कर रही होगी क्योंकि वो बन ज्यादा तेजी से रहा है लेकिन डिकम्पोज कम तेजी से हो रहा है। किसी एक समय पर एट केमिकल इक्विलिब्रियम, और वो टाइम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बराबर हो जाएगा रेट ऑफ
कंजम्पशन ऑफ बी के, तभी तो हमने बोला कि इक्विलिब्रियम आ गया। अब जितनी तेजी से बी बन रहा है उतनी तेजी से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो चुकी होगी, कांस्टेंट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे याद रखना है, देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बोलने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको लिखने का मतलब हमारा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हम लिख रहे हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, तो यहां से बोलने का मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुके होंगे, मतलब जितनी तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में टूट जा रहा है। तो अब देख लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट क्या है। देखिए सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग ये बातें करेंगे कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में हम किसी कैटेलिस्ट का प्रयोग कर दें, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैटेलिस्ट के प्रयोग करने से कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोडक्ट बना देती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफी फास्ट हो जाता है कंपैरिजन टू अगर हम कैटेलिस्ट का यूज ना करें तो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन है ए से बी तक, ठीक है, और इसी को हमने क्या किया, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक बार लिया और एक बार यही सेम रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में कराया गया। तो जब मान लीजिए कैटलिस्ट नहीं है तो बी बनेगा, मतलब क्या होगा, अब मान लीजिए ये भी टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर हो रही है रिएक्शन और ये भी टी टेम्परेचर पे, बाकी सारी कंडीशंस रिएक्शन की सेम है, सिर्फ अंतर है कि एक में हम कैटलिस्ट नहीं यूज कर रहे हैं, एक में कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्क क्या पड़ेगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि मतलब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कैटलिस्ट मैं नहीं यूज कर रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम पर मान लो ए नॉट है, ए है, स्मॉल ए है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्विलिब्रियम तक आते आते स्मॉल बी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इसी सेम रिएक्शन को सेम कंडीशंस पर कराता हूं तो भी मुझे ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ए ही मिलेगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बी ही मिलेगी, मतलब इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन आने वाली है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क ये पड़ेगा कि हो सकता है ये वाला रिएक्शन इन 3 आवर्स 3 घंटे में इक्विलिब्रियम पर आए और ये वाला रिएक्शन इन लेस देन 3 आवर्स इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। मतलब अगर हम कैटेलिस्ट का यूज करेंगे तो हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाए, बट जो भी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर रहेगी वो चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के ऐसे लिख लेते हैं, यूजिंग कैटेलिस्ट equilibrium can be achieved faster। कैटलिस्ट का प्रयोग करके हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं फास्टर, बट concentration of reactant and product will not be changed at equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होने वाली है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबियां हैं। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं और बाकी इस चैप्टर में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।